हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ईयरली करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी एक साल के अंतर्गत घटित हुआ है उसको हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी आगामी परीक्षाएँ आने वाली है उसमें हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्सों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड, पहला पॉइंट है 24 से 29 नवंबर 2020 के मध्य विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं वे हैं, तो वे देश हैं बहरीन, यूएई और सेशेल्स। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है प्रश्न ये। बहरीन, यूएई और सेशेल्स, ये 3 देशों की यात्रा विदेश मंत्री ने की है नवंबर महीने में। अगला है 23 से 24 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन। तो अफगानिस्तान सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जिनेवा में हुआ है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, तो इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया था वो विदेश मंत्री ने किया था और अफगानिस्तान सम्मेलन जो है कि जिनेवा में हुआ था। 3 पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। अगला है अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, अफगानिस्तान सरकार व फिनलैंड की सरकार ने। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का जो सह आयोजक में शामिल थे वो यूएन था, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी और फिनलैंड की गवर्नमेंट, तीनों ने मिलके अफगानिस्तान सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग, इनका नाम याद रखेंगे, द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का, ये चरण कौन सा है, तो द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है 20 नवंबर 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेकेंड इसका फेज है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला फेज 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ और रियायतें दी गई हैं भूटान को रुपे कार्ड से संबंधित, रुपे कार्ड के संचालन से संबंधित। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ सतूत बांध के निर्माण के सतूत बांध एक समझौते पर साइन किए हैं जिससे इस शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त होगा। तो ये शहर है काबुल शहर। तो काबुल शहर में के पास ही सतूत बांध का निर्माण होगा जिसमें भारत जो है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस बांध का निर्माण करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतूत बांध किस देश में अवस्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे अफगानिस्तान। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेट्टेल के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है तो 19 नवंबर 2020 को। तो इनके प्रधानमंत्री का नाम और लग्जमबर्ग के राजधानी का नाम भी आप लोग देखते चलिएगा। हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछा, जो चर्चित होते हैं उन्हीं देशों के बारे में करेंसी पूछा जा सकता है, या फिर उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम या फिर उनके राजधानियों के नाम पूछा जाता है। अगला पॉइंट है भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई है तो 19 नवंबर को। ठीक है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में हाल ही में आतंकरोधी वार्ता जो है कि संपन्न हुई है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि आतंकवाद रोधी जो है कि सम्मेलन हुआ है वो भारत और यूरोप के बीच हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की चौथी बैठक आयोजित की गई है तो 6 नवंबर को भारत और फिलीपींस के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इटली के प्रधानमंत्री गियोसेप्पे कोंटे के मध्य एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है तो 6 नवंबर 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका राजधानी और प्रधानमंत्री नेम और करेंसी आप लोग जरूर देखते चलिएगा। यूरोपीय संघ में जर्मनी,
बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा भागीदार देश है इटली। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है कि जर्मनी है यूरोपीय संघ में भारत का जो है कि ट्रेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जर्मनी सबसे बड़ा भागीदार है व्यापार का भारत का, दूसरे नंबर बेल्जियम है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है। तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप लोग जर्मनी याद रखेंगे। इटली जो है कि 5वें नंबर पे है, अभी चर्चा में है। भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, डिज़ाइन आदि क्षेत्रों में हस्ताक्षरित समझौतों ज्ञापनों या समझौतों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी समझौतों की संख्या पूछ लेता है। ठीक है, तो भारत और इटली के बीच 15 समझौते हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में थे। अगला पॉइंट है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ट्राइका। ट्राइका क्या है ये पूछा जा सकता है, तो ट्राइका दिमाग में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए। का वार्षिक संवाद जो है कि आयोजित हुआ है 3 नवंबर को। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया ट्राइका। ठीक है, ट्राइका ट्राइका ये खाड़ी देशों के साथ भारत का सम्मिश्र राजनीतिक संवाद है, डायलॉग है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं, 8वीं भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, तो 29 अक्टूबर 2020 को। भारत मध्य एशिया वार्ता सेंट्रल एशिया डायलॉग की दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, तो 28 अक्टूबर को। आप लोग ये याद रखिएगा, एटलीस्ट आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताइए मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। अगला है 7वां भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श आयोजित हुआ है, तो 22 अक्टूबर 2020 को। भारत और चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पहली बैठक है, तो मे भी पूछा जा सकता है। तो चिली के बारे में थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। चिली की राजधानी सैंटियागो है, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, और साथ ही इसमें कुछ जो फेमस चीज़ें हैं उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि पहली बैठक की बात हो रही है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग का 6वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ 13 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को भारत जापान के विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता हुई है, तो टोक्यो में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सब वर्चुअली हो रहा है लेकिन ये फिजिकली हुआ है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। टोक्यो में हुई है भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की वार्ता। अगला पॉइंट है 6 अक्टूबर 2020 को दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है, तो टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो में दोनों चीज़ें हुई हैं। ठीक है, एक साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और आप कह सकते हैं चतुर्थ पक्षीय 4 लोग जो है कि क्वाड्रिलेटरल टॉक हुआ है। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के बीच क्वाड जो कंट्रीज हैं, टोक्यो में उनका मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है 26 सितंबर को। अगला है 24 सितंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क मंत्री परिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की? तो ये नेपाल है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेपाल ने सार्क के मंत्री परिषद की जो बैठक वार्षिक हुई है, इसका जो है कि अध्यक्ष रहा है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, नेपाल को याद रखेंगे। एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन में के विदेश मंत्रियों की बैठक 24 सितंबर 2020 को आयोजित हुई है। और एशिया सहभागिता और विश्वास निर्माण की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1999 में। आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, तो 12 सितंबर 2020 को। आसियान और भारत का मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर किया गया है? कब किया गया? तो 12 सितंबर को। और आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के द्वारा नई आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया है, जिसकी अवधि होगी 21 से 25। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। मंत्री स्तर जो बैठक हुई है भारत और आसियान की, उसकी अवधि, उसमें अब कार्य योजना की अवधि 21 से 25 4 सालों के लिए रखी गई है।
तो इस डेट को ज़रूर आप लोग याद रखेंगे, 21 से 25। अगला पॉइंट है 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था दोहा में। ठीक है, अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन दोहा में किया गया, जो कतर की राजधानी है। तो अफगान का देखें हम लोग, अफगान जो बैठक हुई है वो जिनेवा में हुई है। अब इंटर अफगान वार्ता जो है कि दोहा में हुआ है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला पॉइंट है 9 से 10 सितंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो मॉस्को में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो मॉस्को, रूस में। अगला है डौकंडी। डौकंडी बांग्लादेश में है। सोनामुरा त्रिपुरा। अंतर्देशीय जल मार्ग प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन 3 सितंबर 2020 को हुआ है। तो फ्रेंड, हाल ही में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्देशीय जलमार्ग जो है कि स्टार्ट हुआ है, जो बांग्लादेश का डौकंडी और त्रिपुरा का सोनामुरा जो है कि क्षेत्र शामिल है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे दोनों का। 2020 में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली निर्यात खेप भेजी गई बांग्लादेशी पोत MV प्रीमियम द्वारा। तो बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली निर्यात खेप भेजी गई है, जिसका पोत जो बांग्लादेशी पोत था MV प्रीमियर। भारत जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ 26 अगस्त 2020 को। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिबूती आचार संहिता क्या है और इसका किस मामलों से संबंध है। अगला है जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें शामिल देशों की संख्या 18 है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। जिबूती जो आचार संहिता है वो जो समुद्री क्षेत्र है, आप कह सकते हैं पश्चिमी हिंद महासागर का, ठीक है, अरब खाड़ी से लेके और जो भारतीय क्षेत्र है ये मालदीव का, वहाँ पे जो समुद्री मामलों पे या फिर डकैती वगैरह है, सुरक्षा के लिए ये जिबूती आचार संहिता बनाया गया था और इसमें 18 देश शामिल हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। भारत अभी पर्यवेक्षक के रूप में 26 अगस्त को शामिल हुआ है। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री डकैती पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से जनवरी 2009 में स्थापना की गई थी जिबूती आचार संहिता की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिबूती आचार संहिता की स्थापना 2009 में हुई है। अगला पॉइंट है भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 25 अगस्त को हुई है। 20 से 21 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 6ठा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रालयों की साझेदारी में। ठीक है, तो 6ठा गोलमेज सम्मेलन था, इसको आप याद रख सकते हैं। ये हुआ है भारत और आसियान के जो थिंक टैंक है वहाँ पे नेटवर्क के, उनके बीच हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 6ठे गोलमेज सम्मेलन का विषय क्या था? आसियान भारत महामारी के बाद दुनिया में सहभागिता का सुदृढ़ीकरण। तो इसका जो थीम है इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 6ठे गोलमेज सम्मेलन का थीम आसियान भारत महामारी के बाद की दुनिया में सहभागिता का सुदृढ़ीकरण। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत UAE संयुक्त आयोग की 13वीं डिजिटल बैठक आयोजित हुई है 17 अगस्त 2020 को। भारत UAE संयुक्त आयोग बैठक का अगला सत्र आयोजित किया जाएगा तो वर्ष 2020-21 अबू धाबी में। ठीक है, ये जो है कि डिजिटली रूप से हुआ है, लेकिन अगली फिजिकली इससे किया जाएगा तो अबू धाबी में किया जाएगा। 13 अगस्त 2020 को भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, तो नाइजीरिया के साथ। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा दिए गए 28.12 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज से इस देश में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ये मॉरिशस है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। भारत ने मॉरिशस को विशेष सहायता पैकेज दिया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नया भवन बनाने के लिए। जुलाई 2020 में भारत ने इस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे रेल के, तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
याद रखेंगे। बल्कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग के एक उच्च स्तरीय सत्र को आभासी रूप से संबोधित किया, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के, ठीक है। जीवन के जो 6 पार्ट हैं, 6 में से आर्थिक और सामाजिक परिषद को पीएम ने संबोधित किया। अगला है 29 जून 2020 को थिम्पू भूटान की राजधानी में इस परियोजना हेतु एक साझा उद्यम समझौता हस्ताक्षरित हुआ। तो ये परियोजना है खुलांगछू पनबिजली परियोजना। ये कहाँ पे है? तो भूटान में है, जो थिम्पू में है, वहाँ की राजधानी के पास है। और खुलांगछू पनबिजली परियोजना की क्षमता है 600 मेगावाट। खुलांगछू पनबिजली परियोजना है एक रन ऑफ द रिवर परियोजना, ठीक है। रनिंग वाटर में प्रतियोगिता, ये एक परियोजना है। खुलांगछू पनबिजली परियोजना स्थित है तो त्रासियांगत्से जिले में, ठीक है, जो पूर्वी भूटान में स्थित है। तो आप बस भूटान याद रखेंगे आप लोग, खुलांगछू बिजली परियोजना, क्योंकि उसमें नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी रहेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये भूटान में है खुलांगछू पनबिजली परियोजना। खुलांगछू पनबिजली परियोजना खुलांगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी, जो संयुक्त उपक्रम है ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन भूटान और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। तो भारत की जो एंटिटी है उसको आप लोग याद रखेंगे, सतलुज जल विद्युत निगम इसमें शामिल है। अगला पॉइंट है, जून 2020 में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितनी राशि सहायता में दी? तो $15 मिलियन की राशि सहायता के लिए दी। तो गावी सम्मेलन जो किससे संबंधित है? तो ये वैक्सीन से रिलेटेड है। कोई भी पैंडेमिक होता है तो उसके वैक्सीन से रिलेटेड ये एक सम्मेलन है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को हुआ है, तो उसी टाइम के दौरान हुआ है। गावी का स्थापना वर्ष जो है कि एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 10 मई 2020 को प्रारंभ किया गया तो मिशन सागर। तो मिशन सागर का संबंध किससे है? तो हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं वहाँ के देशों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर है। अगला पॉइंट देखते हैं, मिशन सागर के तहत भारत का यह पोत मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स 5 कंट्रीज हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया तो INS केसरी था, ठीक है। यहाँ आपदा के दौरान यहाँ पे दवाओं और खाद्य पदार्थों और कीटों के साथ भेजा गया था, तो ये INS केसरी ले गया था। और जो देश से संबंधित मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स, इन देशों के नाम आप लोग याद रखिएगा। मिशन सागर के तहत इनको सहायता दी गई। कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया तो वंदे भारत मिशन। तो विदेशों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए कोविड-19 के कारण जो मिशन चलाया गया उसका नाम है वंदे भारत मिशन। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया तो 4 मई 2020 को। और गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था तो कोविड-19 के विरुद्ध एकजुटता। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और कोविड-19 के विरुद्ध एकजुटता, और शायद नाम का जो अध्यक्ष राष्ट्र था इस बार अफगानिस्तान था, इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। और इसका थीम जरूर याद रखें, कोविड-19 के विरुद्ध एकजुट। अगला है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करने और वैश्विक समन्वित प्रक्रिया के लिए एक विशेष वर्चुअल G20 नेताओं के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया तो 26 मार्च 2020 को। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंथ म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं 26 से 29 फरवरी 2020 के दौरान। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंथ। फरवरी 2020 में अपनी भारत यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की यात्रा की तो 2
पर्यटन यात्रा की इन्होंने बोध गया और आगरा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ने बोध गया और आगरा में अपना जो है कि पर्यटन किया। भारत ने म्यांमार को कैंसर के उपचार के लिए ये रेडिएशन उपकरण उपलब्ध कराया है, तो भाभाट्रॉन 2, ठीक है, कैंसर के इलाज के लिए। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। भाभाट्रॉन 2 किस देश को भारत ने उपलब्ध कराया, तो ये था म्यांमार। अगला पॉइंट देखते हैं। 25 से 28 फरवरी 2020 के मध्य भारत की यात्रा पर आने वाले न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं, तो विंसन पीटर्स। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंसन पीटर्स की भारत यात्रा के दौरान शीर्षक से एक रणनीतिक दस्तावेज जारी किया गया, तो भारत 2025 संबंधों में निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने भारत की राजकीय यात्रा फरवरी में की थी, 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नमस्ते ट्रंप, और ये मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में, वहाँ पे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कराया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान रक्षा समझौते पर सहमति बनी, $3 बिलियन मूल्य की। 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हैं, तो मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। तो ये इसका आप लोग नाम याद रख सकते हैं, इसकी कैपिटल याद रख सकते हैं, इसकी मुद्रा याद रख सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स आप लोग जरूर पॉइंट बनाएं और इसको रखें। मार्सेलो रेबेलो डी सूजा पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं जो भारत की राजकीय यात्रा पे रहे। ठीक है, अगला पॉइंट है 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले वियतनाम के उपराष्ट्रपति भी आए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी आए, हम लोग पीछे देखा है। आप उपराष्ट्रपति आए थॉन्ग डी नोथिंग। 12 जनवरी 2020 को सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया, भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है, सीधी उड़ान सेवा भारत से वियतनाम के लिए नई दिल्ली से वियतनाम के बीच किया गया है। अगला पॉइंट है भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2020 के, तो ये 71वां था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, और करेंसी एक बार देख लीजिएगा डॉलर में है या फिर किस में। वर्ष 2020 के पूर्व भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति शामिल हुए थे 1996 में और 2004 में, 2 बार, और ये तीसरी बार थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति यात्रा पे आए हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या 15 है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि था, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 13 से 19 जनवरी 2020 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले राष्ट्रमंडल की महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। पैट्रिसिया राष्ट्रमंडल की महासचिव हैं जो भारत की राजकीय यात्रा पे आई। 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन हैं, तो व्लादिमीर नोरो। तो दोनों के महासचिव आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल और जो है कि शंघाई सहयोग संगठन के। भारत मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी दिसंबर 2019 में। 6वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन नई दिल्ली में दिसंबर 2019 में की गई। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के मध्य राजकीय संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ थी वर्ष 2019 में। 19 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य भारत की यात्रा करने वाले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल के 19 दिसंबर 2019 को भारत के आदर्शों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किसने की है, तो पुर्तगाल। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो पुर्तगाल के बारे में ज़रूर 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, जैसे मुद्रा, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ ही चुके हैं, और वहाँ की राजधानी लिस्बन, और इन्होंने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार जो है कि देने की घोषणा की है कि पुर्तगाल सरकार देगी।
गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए। तो गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार किस देश ने घोषणा की है देने की? तो पुर्तगाल ने। 1 से 6 दिसंबर 2019 के मध्य कार्ल 16वें गुस्ताफ भारत की यात्रा पर रहे। वह राजा हैं स्वीडन के। तो कार्ल 16वें आए थे भारत की यात्रा पे, जो स्वीडन के राजा हैं। 28 से 30 नवंबर 2019 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा करने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं तो गोटाबाया राजपक्षे। इनको दोनों आ गए हैं, महिंदा राजपक्षे और गोटा राजपक्षे। ठीक है, गोटा राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा जो है कि प्रधानमंत्री हैं। अगला है 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तमिल ग्रंथ के थाई अनुवाद का विमोचन किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल का थाई भाषा में अनुवाद किया गया है और इसका विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप तिरुकुरल को जरूर याद रखें। ये जो है कि तमिल भाषा का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तिरुकुरल ग्रंथ के लेखक है तमिल कवि थिरुवल्लुवर। ठीक है, थिरुवल्लुवर जो है कि तिरुकुरल के लेखक हैं, जो तमिल भाषा में लिखी गई है। भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का पहला संस्करण याद रखिएगा। ठीक है, 2019 में हुआ है और दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो 2+2 जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं दोनों देशों के। और विदेश मंत्रियों की बैठक हम लोग देखे हैं वो जापान में हुई है, जिसमें क्वाड के भी मंत्री रहे हैं। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक भारत की यात्रा करने वाली जर्मनी की चांसलर हैं तो एंजेला मार्केल। अगला पॉइंट देखते हैं, हुआलांग 1 प्रौद्योगिकी से युक्त चीन के पहले परमाणु रिएक्टर को ग्रिड से जोड़ दिया गया 27 नवंबर 2020 को। चीन की तृतीय पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है हुआलांग। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि हुआलांग का संबंध किससे है? तो ये 3rd जनरेशन की है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसकी 3rd ऊर्जा का ये जो है कि नाम है। ये टेक्नोलॉजी का नाम क्या रखा है? हुआलांग 1 टेक्नोलॉजी। नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि को न्यूयॉर्क ने अंगीकृत किया था 7 जुलाई 2017 को। तो ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन को न्यूयॉर्क में अंगीकृत किया गया था 7 जुलाई 2017 को। और 24 अक्टूबर 2020 को नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र बना है होंडुरास। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, होंडुरास नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र बना है। अगला है 50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के पश्चात नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि लागू हो जाएगी 22 जनवरी 2021 से। तो इस पॉइंट को फ्रेंड याद रखेंगे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय हथियारों पर संधि है, निषेध संधि, इसके बारे में ज़रूर आप लोग इस पॉइंट्स को याद रखेंगे कि ये लागू हो जाएगी 22 जनवरी 2021 से। क्योंकि यहाँ पे कितने राष्ट्र हो गए हैं? तो 50 राष्ट्र हो गए हैं, तो ऐसा इसका जो है कि टारगेट रहा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों की सूची से बाहर करने की घोषणा की है तो सूडान को। ठीक है, तो सूडान में अभी स्थिति बेहतर है आतंकवाद से के विरुद्ध, तो वहाँ पे इसको सूची से बाहर कर दिया गया है अमेरिका द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन बना है? तो एंडोरा। IMF का 190वां सदस्य बना है एंडोरा। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2020 में ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल द्वारा जूरी द्वारा जारी ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है तो 8 समुद्री तटों को। भारत के 8 समुद्री तटों को पहली बार ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा दिया गया है। इसमें कौन कौन है इसको आप लोग ज़रूर याद रख लें। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, पहली बार मिला है। तो जिन 8 भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है वो है शिवराजपुर, कहाँ पे है? तो गुजरात में। घोघला दीव में है। कासरकोड एवं पदुबिद्री कर्नाटक में है। कप्पड़ केरल में है। रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। गोल्डन पुरी उड़ीसा में है।
राधानगर अंडमान एवं निकोबार में है। तो 8 समुद्री जो तट हैं वो अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, और कौन इसमें फ्लैग में शामिल नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। तो शिवराजपुर, घोघला, कासरकोड और पडुबिद्री 2 हैं। कप्पड़, ऋषिकोंडा, गोल्डन और राधानगर, इनको याद रखेंगे। अगला देखते हैं। CICA का पूर्ण रूप है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो 24 सितंबर 2020 को वर्ष 2020-22 की अवधि के लिए CICA की अध्यक्षता ग्रहण की है तो कजाकिस्तान ने। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो CICA का याद रखेंगे, और इसका अध्यक्ष जो बना है कजाकिस्तान, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है भारत को। ठीक है, तो भारत की यूएन का जो एक निकाय है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, उसका सदस्य भारत को चुना गया है। हाल ही में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपने अभिनव अभियांत्रिक उन्नत प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक सहयोगी हेतु AIEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइलस्टोन प्रदान किया गया है तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को। ठीक है, खगोल के विज्ञान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। ये कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। तो पुणे की संस्था है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को IEEE का माइलस्टोन पुरस्कार दिया गया है। तो 2012 में IEEE माइलस्टोन प्रदान किया गया था। वर्ष 1895 में सर JC बोस द्वारा रेडियो तरंगों के उत्पादन एवं अभिग्रहण के प्रदर्शन को, और दूसरा 1928 में सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को। तो ये भारत को तीसरा पुरस्कार मिला है गोल्ड स्टोन का IEEE का। पहली बार JC बोस जी को मिला था, दूसरी बार CV रमन ने जब रमन इफेक्ट का खोज किया था। तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग फ्रेंड याद रख लीजिएगा। भारत की उपलब्धि भी है, तो ज़रूर आप लोग इसको याद रखेंगे तीनों पॉइंट। अब अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो ये है बाराका संयंत्र। कौन सा है? बाराका संयंत्र, अबू धाबी में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अरब जगत में निर्मित होने वाले पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बाराका संयंत्र, अबू धाबी UAE में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात में ये है। ठीक है, बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो अरब का पहला है, अबू धाबी में स्थापित हो रहा है। बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है तो अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम तथा कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम ने। इसमें साउथ कोरिया शामिल है। इसमें आप लोग इस उपक्रम को आप लोग याद रख सकते हैं कि कोरिया के साथ संयुक्त रूप से UAE मिलके वहाँ पे पहला अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है। बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंतर्गत 4 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है, जिसमें प्रत्येक की क्षमता है 1400 मेगावाट। ठीक है, तो बहुत ही बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना यहाँ पे होने वाली। आप देख सकते हैं एक जो रिएक्टर 1400 मेगावाट एनर्जी देगा, तो यहाँ पे 4 हो गए तो 14 चौका 56, 5600 मेगावाट का विद्युत उत्पादन वहाँ पे होगा। अरब जगत का पहला एवं विश्व का 33वां, ठीक है, अरब खाड़ी के देश हैं उसका पहला, विश्व का 33वां राष्ट्र जिसने सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विकास किया है, तो ये है UAE ही है। वर्ल्ड में 33वें नंबर पे और अरब का पहला। यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है, तो सुनामी रेडी जो है कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जो जागरूकता फैलाएगा सुनामी वगैरह जितने भी तटबंधी तूफान हैं उनके लिए। तो 7 अगस्त 2020 को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग ने उड़ीसा के इन 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया है। तो ये है वेंकट रायपुर गंजाम जिला, नोलिया शाही जगत सिंह जिला। ये कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के हैं, जिनको सुनामी रेडी का टैग दिया गया है यूनेस्को द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यूनेस्को द्वारा उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में
ऐसे पहले 2 गांव जिन्हें सुनामी तैयारी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई, तो यही दोनों हैं, वेंकटरायपुर और नोलिया शाही। और हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला विश्व का पहला देश है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के लिए। ठीक है, विश्व का पहला देश कौन है, तो भारत है। ठीक है, सुनामी रेडी कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो यूनेस्को द्वारा। इसमें भारत शामिल होने वाला विश्व का पहला देश है। सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है 21 से 30 तक। तो यूएन संयुक्त राष्ट्र ने महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है 20 और से 30 के बीच में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सतत विकास के लिए यूएन ने महासागर विज्ञान दशक 21 से 30 को घोषित किया है। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 नवंबर को। जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा तुर्कमेनिस्तान को प्रदान किया गया है, और WTO का ये 25वां पर्यवेक्षक देश है तुर्कमेनिस्तान। और इस समय कितने सदस्य हैं WTO में, तो 164। अगला देखते हैं, और WTO का फ्रेंड आप लोग जो मुख्यालय है उसको कमेंट करके जरूर एक बार बताइए, ये WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने मूलतः वर्ष 1955 में खुला आकाश संधि ओपन स्काई ट्रीटी की परिकल्पना की थी, ये थे ड्वाइट आइजेनहावर। तो ओपन स्काई ट्रीटी की परिकल्पना 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिनका नाम है ड्वाइट आइजेनहावर। ठीक है, खुला आकाश संधि प्रभावी हुई थी 1 जनवरी 2002 को, जब रूस इसमें शामिल हुआ। ठीक है, वह देश जिसने 22 मई 2020 को औपचारिक रूप से खुला आकाश संधि से अपने को अलग करने की घोषणा की है, तो अमेरिका का ही कॉन्सेप्ट था और अमेरिका ही अलग हो गया, तो ये एक अजीब विडंबना कह सकते हैं इसको आप। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इस पॉइंट्स को। अगला है, 6 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस संगठन से बाहर हो गया, तो WHO भी है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बाहर हो गया। ठीक है, और जो ओपन स्काई ट्रीटी थी, खुला आकाश संधि, उससे भी बाहर हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 15 है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है कि चेंज होते रहते हैं। तो 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में एशिया प्रशांत से भारत का चुनाव हुआ है। ठीक है, और अस्थायी सदस्य के रूप में अस्थायी के लिए भारत प्रयासरत है, बट अभी तक उसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चाइना उसमें अड़ंगा लगा रहा है। लेकिन अस्थायी सदस्य तो भारत इस समय बन गया है। सर्वप्रथम भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 1950 से 51 में ही बन गया था। भारत के अतिरिक्त वर्ष 21-22 हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एवं नॉर्वे को। 30 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 21-22 के लिए भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे। ठीक है, इन 5 कंट्रीज़ को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी, तो इस 5 नामों को आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित निर्मित वैश्विक साझेदारी को लॉन्च किया गया है 15 जून 2020 को। GPAI के संस्थापक सदस्यों में शामिल है भारत। GPAI का सचिवालय की स्थापना की गई है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस में। ठीक है, GPAI के 2 विशेषज्ञ केंद्र स्थापित हैं मॉन्ट्रियल एवं पेरिस में। कहाँ पे, मॉन्ट्रियल और पेरिस में। मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में, और दूसरा केंद्र मॉन्ट्रियल में। 5 जून 2020 को 8 लोकतांत्रिक देश, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय संसद के सांसदों ने गठन किया चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन IPAC। चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन कौन शामिल किए हैं, तो 8 देश हैं इसमें। ठीक है, और साथ में यूरोपीय संसद भी है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा।
पूछ सकता है कि चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का जो है कि गठन किसने मिलकर किया है और कितने देश शामिल हैं, इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो प्रतिवर्ष विश्व मृत्युदंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। ऐसा 21वां अमेरिकी राज्य जिसने वर्ष 2019 में सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, तो न्यू हैम्पशायर ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 2019 में मृत्युदंड की सजा कितने देशों के द्वारा दी गई, तो 20 देश जो है कि अभी भी हैं जहां पे मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। 19 के अंत तक कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है 106 देशों के द्वारा। वर्ष 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड क्रियान्वित किए गए हैं, तो ईरान में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप लोग याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अप्रैल 2020 में अल्पवयस्कों हेतु मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है, तो सऊदी अरब में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, जो अल्पवयस्क हैं 18 साल से कम हैं उनके लिए मृत्युदंड का जो प्रावधान था सऊदी अरब के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट है 27 मार्च 2020 को नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उत्तरी मैसिडोनिया ने इसकी सदस्यता गठन की है, जो 30वां सदस्य है नाटो का। तो नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 30 हो गई है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। वर्ष मार्च 2020 में सिपरी द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन था, तो ये अमेरिका था। ठीक है, तो 15 से 19 के बीच सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला राज्य कौन था, देश कौन सा, तो अमेरिका। और इसी अवधि में विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में अमेरिका का जो प्रतिशत था वो 36% था। मतलब कह सकते हैं आप कि एक चौथाई जाते मतलब 3/4, ठीक है, 1/3, 36% निर्यात में इसका अकेले का हिस्सा था 5 साल में। 15 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष अस्त्र आयातक देश, तो ये था सऊदी अरब। सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा 5 सालों में जो है कि शस्त्र को खरीदा। और इसका दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, भारत इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पे आयातकों में सऊदी अरब, दूसरे स्थान पे भारत है। निर्यातकों में पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे में जाहिर सी बात होगी कि रूस को होना चाहिए। 15 से 19 की अवधि में भारत विश्व के कुल शस्त्र आयात में 9.2% की भागीदारी रखता है। ठीक है, तो भारत जो है कि 9.2% आयात किया है 5 साल के दौरान। 15 से 19 की अवधि में भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति की गई, तो रूस के द्वारा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भारत को सबसे ज़्यादा जो शस्त्र निर्यात किए गए हैं वो रूस के द्वारा। 15-19 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान 23वां है। ठीक है, तो भारत लेने में, शस्त्रों को खरीदने में दूसरे नंबर पे है, लेकिन बेचने में 23वें नंबर पे है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। और भारत के 3 जो ग्राहक हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो म्यांमार हैं, आधा लगभग हिस्सा यही खरीदता है। उसके बाद श्रीलंका है और तीसरे नंबर पे मॉरिशस है। अफ्रीका का एकमात्र ऐसे क्षेत्रीय संगठन है जो केवल द्वीपीय राष्ट्रों से निर्मित है, तो हिंद महासागर आयोग। हिंद महासागर अफ्रीका का एकमात्र संगठन है जो कहाँ, केवल आइलैंड, उसमें आइलैंड कंट्रीज शामिल है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, तो हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में हुई और इसमें अभी 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है, किसमें, हिंद महासागर आयोग में, तो मॉरिशस है, सेशल्स है, रीयूनियन और कोमोरोस और मेडागास्कर। रीयूनियन फ्रांस का समुद्र पारिक क्षेत्र है। ठीक है, फ्रांस के कंट्रोल में है ये रीयूनियन। बाकी सेशल्स, मॉरिशस, कोमोरोस और मेडागास्कर ये पूर्णकालिक सदस्य हैं हिंद महासागर आयोग के। मार्च 2020 में हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया, तो भारत को। मार्च 2020 में भारत के अतिरिक्त इन देशों संगठन को भी हिंद महासागर के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, तो जापान व संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएन है यहाँ पे।
ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे दोनों को, कि हिंद महासागर का पर्यवेक्षक भारत के साथ साथ जापान और संयुक्त राष्ट्र को भी चुना गया है, तो ये भी ऑप्शन बना के आपको दे सकता है। अगला पॉइंट है 5 फरवरी 2020 को अमेरिका के राज्य सचिव माइक पोम्पियो द्वारा लॉन्च किया गया संगठन है तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन। ये नया संगठन अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा। भारतीय भेषज संहिता आयोग भारत सरकार के इस मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का। भेषज मतलब फार्मेसी, ठीक है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र या पारस्परिक राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है, तो यूएई को। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र या पारस्परिक राज्य क्षेत्र जो है कि घोषित किया गया है यूएई को, भारत का। अगला पॉइंट है 2 जनवरी 2020 को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा जारी की गई रक्षात्मक कार्रवाई के तहत मारा गया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स कुद फोर्स का प्रमुख है कासिम सुलेमानी, ठीक है। तो बीच में स्थिति बिगड़ गई थी, अमेरिका ने जब इसको मारा था। उससे पहले ईरान ने एक्चुअली शायद हमला किया था, तो जो अब ये गार्ड था, जो संगठन था, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे, कुदस फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, और इसका प्रमुख जो मारा गया कासिम सुलेमानी। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी करिए, ताकि हम लोग की मेहनत को कुछ न कुछ प्रतिफल मिलता रहे। अगला पॉइंट है ईरान के सशस्त्र बलों की एक शाखा है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड काप्स। तो पूछ सकता है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड काप्स किस देश की सशस्त्र बलों की एक शाखा है, तो ये है ईरान। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, तो ग्रेटा थनबर्ग को, ठीक है। टाइम पर्सन पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, तो ग्रेटा थनबर्ग को। और ग्रेटा थनबर्ग जो है कि स्वीडन की हैं, और ये जलवायु जो परिवर्तन है उससे संबंधित कार्य करती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ग्रेटा थनबर्ग जो है कि टाइम ऑफ पर्सन का दिया गया है, सबसे कम उम्र में इनको दिया गया है, 16 साल में ही, ठीक है। तो 16 साल में ही ये जलवायु परिवर्तन के कार्य करती स्वीडन की रही हैं, और इनको टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया है। अगला पॉइंट है 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य 6ठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो उलानाइस्क रूस में। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 6ठा ये ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन है जो रूस में आयोजित हुआ है। रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की मेजबानी में 21 से 22 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ है, ठीक है। तो 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन आयोजित रियाद में हुआ है सऊदी अरब के प्रतिनिधित्व में। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका थीम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, द रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। वर्ष 2020-21 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की जाएगी, तो इटली के द्वारा, ठीक है। तो अभी कौन था, सऊदी अरब। 21 में कौन हो जाएगा, इटली। और 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत, 24 में ब्राज़ील, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। मे भी 20-22 तो आप लोग एटलीस्ट याद रखेंगे, और भारत का भी 23 वाला याद रखिएगा कि 23 में G20 का अध्यक्ष भारत होने वाला है। इसका थीम भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। नवंबर 2020 में आयोजित G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 में सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 नेताओं की दूसरी बैठक थी। इससे पूर्व G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स का शिखर सम्मेलन मार्च में हुआ था, ठीक है। तो दोनों सऊदी अरब में हुआ है, तो कोई इसमें चेंज की बात ही नहीं है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो 17 कब हुआ है, तो 17 नवंबर 2020 को, ठीक है। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन याद रखिएगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो व्लादिमीर पुतिन ने।
तो अध्यक्षता रूस की रही है ब्रिक्स के देशों में, ठीक है। और इसका थीम याद रखेंगे आप लोग, G20 का भी याद रखना है आपको और ब्रिक्स का भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी, ठीक है। तो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सम्मेलन के बाद नेताओं का द्वारा अंगीकृत एक घोषणा पत्र जारी किया, मास्को घोषणा पत्र, ठीक है। तो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन मास्को में हुआ, तो जाहिर सी बात है मास्को घोषणा पत्र ही जारी होगा। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और 2030 में G20 का अध्यक्ष होगा भारत। अगला पॉइंट है, 12 से 15 नवंबर 2020 के मध्य 37वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन संपन्न हुआ है। तो वियतनाम में इसने अध्यक्ष रहा है आसियान का, ठीक है। तो आसियान का अध्यक्ष कौन है? वियतनाम। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर को हुआ है। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 15वें पूर्वी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता गुयेन सुआक फूक वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की है, ठीक है। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री को आप लोग याद रख लीजिएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है, यहाँ पे आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे जयशंकर जी ने किया है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है, ठीक है। जिसमें शामिल होते हैं इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देश। पूर्वी शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों में शामिल हैं 10 आसियान सदस्य राष्ट्र, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं, 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। तो 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि जो है कि दान में दी। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने एक नई आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत किया है। तो इसका अवधि आप लोग याद रखेंगे 21 से 25। तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान जो आसियान और भारत की कार्य योजना है उसको 21 से 25 ड्यूरेशन के लिए रखा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। PDF के लिए फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे जो है वीडियो के PDF आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।